सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत विश्व के कृषि परिदृश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इस संदर्भ में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, विश्व को कृषि परिदृश्य में विभक्त करने की डे विटलेसी की योजना बताइए। डे विटलेसी, डार्विन विटलेसी। चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके बारे में। कृषि अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द का पर्याय है, जिसकी रचना लैटिन भाषा के दो शब्दों एग्री तथा कल्चर से मिलकर हुई है, जिनका अर्थ क्रमशः भूमि तथा देखरेख या जोतना है। इनका सामान्य अर्थ है भूमि को जोतकर फसल पैदा करना। मैकार्टी के शब्दों में फसलों एवं पौधों के स्वदेश्य देखरेख को कृषि कार्य कहा जाता है। इस तरीके से स्पष्ट हो गया है कि हम वे फसलें या वे पौधे जिनको हम किसी उद्देश्य के लिए, खाद्यान्न प्राप्ति के लिए, फल प्राप्ति के लिए, सब्जी प्राप्ति के लिए जो हम पैदा करते हैं उसे हम कृषि कार्य कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय एग्रीकल्चर रीजन? एग्रीकल्चर कृषि प्रदेश किसे कहते हैं? कृषि प्रदेश पृथ्वी तल पर कृषि से संबंधित विशेषताओं का समूह होता है, जिसमें कृषि दशाओं तथा कृषि कार्य पद्धति संबंधी विशेषता की दृष्टि से समरूपता मिलती है, जो उस संदर्भ में अपने निकटवर्ती प्रदेश से भिन्नता रखता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, कृषि प्रदेश एक समरूप या आकृतिक प्रदेश फॉर्मल रीजन होता है, जिसमें अनेक लक्षणों की समरूपता मिलती है। इस प्रकार कृषि प्रदेश बहुविषयी मल्टी टॉपिक प्रदेश होता है। डे विटलेसी के अनुसार कृषि प्रदेश ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं जहां फसलों की किस्मों तथा उनकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है, साथ ही कृषि भूमि में विशिष्टताजन्य संबद्धता मिलती है। अतः हम स्पष्ट हो चुका है कृषि किसे कहते हैं, कृषि प्रदेश किसे कहते हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं विटलेसी के अनुसार विश्व के कृषि प्रदेश कितने हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। संपूर्ण विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करने का सफल प्रयास सन 1926 में डी विटलेसी और विलिंगटन ने किया, जिसका आधार भौतिक कारकों को माना। अपने प्रयासों के द्वारा इन्हीं विद्वानों ने 1936 में अपने संशोधित कृषि प्रदेश विभाजन प्रस्तुत किया, जिसका निर्धारण कृषि के क्रियाशील रूप को माना गया। इन विद्वानों के द्वारा प्रदत्त कृषि प्रदेश विभाजन अपने विशिष्ट गुणों के कारण आज भी मान्य है। विटलेसी ने कृषि प्रदेशों के निर्धारण में जिन कारकों को आधार माना है उनमें से कारक हैं। पहला कारक है फसल और पशुओं का संयोजन। दूसरा आधार है फसलों के उत्पादन तथा पशुपालन की विधियां। तीसरा आधार है कृषि भूमि में श्रम, पूंजी, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। चौथा आधार है कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपयोग का ढंग। और पांचवें कृषि कार्य के लिए यंत्रों, उपकरणों तथा आवागमन के साधनों आदि का प्रयोग। इन 5 आधार या कारकों के आधार पर डार्विन विटलेसी ने विश्व को कृषि प्रदेशों में 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है, जो निम्न है। पहला है चलवासी पशुचारण प्रदेश, नोमैडिक हर्डिंग रीजन। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रदेश, कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रांचिंग रीजन। तीसरा है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन्स। चौथा है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि प्रदेश, रूडिमेंटल सेडेंटरी टिलेज रीजन। और पांचवा है चावल प्रधान गहन निर्माण कृषि प्रदेश, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विद राइस डोमिनेंट। छठा है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज रीजन विदाउट पैडी राइस। सातवां है व्यापारिक बागायती कृषि प्रदेश, जिसे हम बागायती कृषि प्रदेश भी कहते हैं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर बोलते हैं इसको। आठवां है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर रीजन। नौवां है व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग रीजन। 10वां है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, कॉमर्शियल लाइवस्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग रीजन। 11वां है निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, सब्सिस्टेंस क्रॉप एंड लाइवस्टॉक फार्मिंग रीजन। 12वां है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। और 13वां है विशेषीकृत बागवानी या उद्यान कृषि प्रदेश, स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर रीजन।
इस तरह से डेविड ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। तो इनमें से हम किसी एक कृषि प्रदेश का विस्तृत अध्ययन करते हैं और उसमें से हम 8 नंबर पर स्थित भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश को हम लेते हैं। भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की स्थिति भूमध्य सागर के आसपास होने के कारण, भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में होने के कारण इसे भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश कहते हैं। और भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के अन्य भागों में मिलती है जहाँ पर ये कृषि की जाती है। तो हम इस स्थिति के बारे में बात करते हैं। ये कृषि प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच तथा दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है। इस जलवायु की या इस कृषि प्रदेश की विशेष बात यह है कि इसमें सर्दी में बारिश होती है और गर्मी की ऋतु शुष्क होती है। इसी वजह से यहाँ पे कटीले रसीले सिट्रस फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं। इसके मुख्य प्रदेश वर्ल्ड स्तर पर हम देखते हैं तो इस तरीके से हैं। भूमध्य सागरीय समवर्ती प्रदेश में स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली प्रायद्वीप, यूगोस्लाविया, बल्कान प्रायद्वीप, सीरिया, इजराइल, अफ्रीका के उत्तरी तटीय क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है पश्चिमी संयुक्त अमेरिका की कैलिफोर्निया की घाटी। तीसरा क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका में मध्य चिली। चौथा अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी भाग में केप प्रांत। और पांचवा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी न्यूजीलैंड। इसको हम विश्व के नक्शे में हम देख सकते हैं। नंबर 1 पे भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश है जो साफ साफ दिख रहा है। नंबर 2 पे कैलिफोर्निया की घाटी जो हम देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। तीसरा है मध्य चिली। चौथा दक्षिण अफ्रीका का केप प्रांत स्पष्ट दिख रहा है। और पांचवा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के भाग में है। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी न्यूजीलैंड इसमें स्थित है। अब हम बात करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश की जलवायु। इसकी जलवायु समशीतोष्ण है। वहाँ शीतकाल में पशु पौने से वर्षा होती है जिसकी मात्रा 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक होती है। ग्रीष्म ऋतु शुष्क एवं धूपदार होती है, तब सिंचाई आवश्यक होती है। इस प्रकार की जलवायु आर्थिक विकास के अनुकूल होती है, इसलिए भूमध्य सागरीय प्रदेशों को विकास के प्रदेश रीजन्स ऑफ इंक्रीमेंट कहते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश की फसलें। इन प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की फसलें, पशुपालन और बागवानी होती है। भूमध्य सागरीय फसलें 3 प्रकार की होती हैं। शीतकालीन खाद्यान्न एवं सब्जियां। गेहूँ, जौ और मक्का प्रमुख खाद्यान्न है जो कि शीतकाल में होती है, जो जाड़े की मृदुल ऋतु के आरंभ में बोए जाते हैं। शीतकाल वर्षा से ये फसलें बढ़ती हैं और बसंत तथा गर्मी की शुष्क ऋतु में पककर तैयार हो जाती हैं। सब्जियों में आलू, मटर, सेम, गाजर, बंद गोभी, टमाटर, प्याज, चुकंदर आदि उत्पन्न की जाती हैं। ये सब्जियां घरेलू मांग पूर्ति से अधिक मात्रा में उगाई जाती हैं। ये उन शीत प्रधान देशों को निर्यात कर दी जाती हैं जिनमें शीतकालीन पाले के कारण उत्पादन नहीं हो सकता। ग्रीष्मकालीन फसलें। ग्रीष्म ऋतु शुष्क होती है इसलिए फसलों की सिंचाई की जाती है। इस ऋतु में पशुओं के चारे की फसलें जैसे क्लोवर घास, अल्फाफा घास, तुपाइन, बरसीम आदि चारा फसलें, सब्जियां तथा सिंचित फल उत्पन्न किए जाते हैं। सिंचित फसलों में सर्वप्रमुख अंगूर है जिसमें ग्रीष्मकालीन धूपदार मौसम से गूदार रस और मिठास बढ़ जाता है। अगस्त सितंबर में अंगूर पककर तैयार हो जाते हैं और अक्टूबर में बाजार में पहुंच जाते हैं। सेब, नाशपाती, अलूचा आदि फल भी अक्टूबर में बाजार में पहुंच जाते हैं। चुकंदर की फसल भी सिंचाई के द्वारा उत्पन्न यहाँ की जाती है। अब हम बात करते हैं ऐसे फसलें या फल जो कि बिना सिंचाई के होती हैं। इनमें है जैतून, खुबानी, अंजीर, कुछ अंगूर तथा सूखे मेवों का उत्पादन बिना किसी सिंचाई के ही हो जाता है। जहाँ 35 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में अंगूर का उत्पादन भी बिना सिंचाई के हो जाता है। जैतून तो भूमध्य सागरीय जलवायु का ही फल है। संसार का 90% जैतून इन्हीं क्षेत्र में पैदा होता है क्योंकि एक शुष्क गर्मी को सहन करता है।
खट्टे रसदार फल जैसे संतरा, चकोतरा, नींबू, नारंगी आदि भी इन प्रदेशों में बहुतायत से उत्पन्न होते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में भूमि का बहुत सा भाग पर्वतीय है जिसमें सिंचाई करना कठिन होता है। इसके अलावा सिंचित कृषि का क्षेत्रफल कम होने का दूसरा कारण यह है कि वहाँ सिंचाई के लिए जल की मात्रा भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए भूमध्य सागरीय कृषि में प्राय ऐसे अनाजों का उत्पादन होता है जो ग्रीष्मकालीन शुष्क ऋतु को सहन कर सके। उनमें गेहूँ, जौ और मक्का मुख्य है। पशुपालन के बारे में हम बात करते हैं। पशुपालन दो प्रकार का होता है। चारे की फसलों पर पाले गए डेयरी तथा मांस के पशु और सूअर होते हैं। दूसरा पशुपालन का तरीका है जो चरागाहों में प्राकृतिक घास पर निर्भर होते हैं, जिनमें भेड़ बकरियां पाली जाती है, जिनसे भोजन का मांस, वस्त्र के लिए ऊन और बाल तथा कई प्रयोग के लिए खाले प्राप्त होती है। भूमध्य सागरीय कृषि के दो उपभेद है। व्यापारिक कृषि के यहाँ पे दो भेद है, उद्यानिक कृषि और शुष्क कृषि। उद्यानिक कृषि में फलों का उत्पादन व्यापारिक दृष्टिकोण से होता है। अंगूर से शराब बनाने का धंधा तो यूरोपीय भूमध्य सागरीय जलवायु के सभी देशों में होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया घाटी भी फल उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शुष्क कृषि और पशुचारण के व्यवसाय भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित पठारी तथा उच्च भूमि प्रदेशों में होता है। स्पेन, इटली की एपिनाइन पर्वत श्रेणी, बाल्कान प्रायद्वीप और यूगोस्लाविया की उच्च भूमियाँ आदि। भूमध्य सागरीय प्रदेश में कृषि की बड़ी विविधता है, जिनमें निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर दोनों मौजूद है। टर्की, सीरिया, यूनान, दक्षिण इटली और मध्य स्पेन में निर्वाह के लिए कृषि की जाती है, जबकि फ्रांस, उत्तरी इटली, कैलिफोर्निया घाटी, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत तथा दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः कॉमर्शियल एग्रीकल्चर व्यापारिक कृषि की जाती है। आप सभी ने ध्यान से सुना। आज हम इतना ही पढ़ा पाएंगे।